आपको इतना स्ट्रेस आउट होने की जरूरत नहीं है, टेंशन की जरूरत उसको है जिसने बनाए नहीं है। बेटा जिसने बनाए हैं ना, देखो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूं कि उन्होंने बनाए होंगे, लेकिन जिसने जिसने ये जता के भी कि हाँ मतलब एक एक्टिवेट स्टूडेंट है, एक लाइव आप रहते हो और फिर आप अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो अगर देखिए आपने बनाए हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप भेज नहीं पाए हैं, उसमें ये परेशानी ये है कि आप थोड़ा सा अवेयर नहीं है चीजों को लेके, ये दिक्कत है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आपने बनाए नहीं है, सबसे बड़ी परेशानी ये है। क्योंकि देखिए जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा ना तब बहुत आफत लगेगी ये चीज, इसलिए बात दिक्कत ये है। चलिए बेटा अब आगे स्टार्ट करते हैं। कल हमने मराठा आरक्षण तक डिस्कस कर लिया था कि मराठा आरक्षण में किस तरह से सरकार ने मना कर दिया कि जो गायकवाड़ आयोग था, जो गायकवाड़ साहब की अध्यक्षता में, जो कि बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस थे, उनकी अध्यक्षता में बनाया गया था, तो उनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मराठा किसी भी तरह से वहां पर कमजोर स्थिति में नहीं है और उनको आरक्षण देने की जरूरत नहीं है। यहां तक हमने आरक्षण के मामले में यहां तक हमारा चैप्टर हुआ था। तो देखिए अब क्या है, वापस हम इंदिरा साहनी वाद पर आएंगे। इंदिरा साहनी का डिसीजन 1992 में आया था और 50% वाला मामला और जितनी भी 5 बातें, क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट दिया गया था, 50% दिया गया था, ओबीसी का वेरीफाई किया गया था कि उसको दिया जा सकता है, और जनरल के लिए कहा था कि आर्थिक रूप से कमजोर ये कोई शब्दावली संविधान में नहीं है, इसलिए आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आधार पर आप इनको आरक्षण नहीं दे सकते हैं। इस तरह से जो 5 बातें इंदिरा साहनी वाद में डिसाइड हुई थी, उसके आगे हम अब और क्या बात थी उस पर हम डिस्कशन करेंगे। और अब इस पे वापस आते हैं। इस वाद में सरकार ने यह भी कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा, केवल इनिशियल स्टेज पे होगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? इस बात का मीनिंग ये है कि जब आप एग्जाम एंटर करेंगे तो उस टाइम ही सिर्फ आपको आरक्षण मिलेगा, इसके बाद आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, डन। ये बात इसमें थी। तो जब ये बात, और तो बातें चलो ठीक थी, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन ये बात जो इंदिरा साहनी वाद में कही गई कि इनिशियल स्टेज पर ही आरक्षण का लाभ आपको मिल सकता है, प्रमोशन जब होगा, पदोन्नति जब होगी, मतलब जब आप प्रमोट किए जाएंगे, उसमें आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। ये मुद्दा एक उठा, ठीक है, जिसका देखिए सीधी सी बात है, अगर आपके विपक्ष की बात अगर की जाती है तो आपका विरोध जरूर होगा। जिसके द्वारा आपके विपक्ष में आपके सामने कोई भी खड़ा है तो आप उसका विरोध करेंगे। तो जिसके चलते क्या किया, SC ST OBC ने और इसका बहुत विरोध किया, और उनके द्वारा ये बात रखी गई कि जो हमारी जाति है उसमें क्या है, पिछड़ापन बहुत है, और हमारे पास क्या है, सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए हमको पदोन्नति में भी आरक्षण मिले। इस बात पे SC ST ने विरोध कर दिया, और इसके बाद में एक अमेंडमेंट संविधान में किया गया। कौन सा अमेंडमेंट था? 1995 में एक अमेंडमेंट किया गया, 77वां संविधान संशोधन। एक नया आर्टिकल संविधान में जोड़ा गया था, वो है 16(4)A, ठीक है, जिसकी SC ST का जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए इनको आरक्षण में पदोन्नति में भी दिया जाने से राज्य नहीं रोकेगा। देखिए 16(4)A पढ़ते हैं कि 16(4)A में क्या लिखा गया है। सब अपना बैरक निकालें और 16(4)A ओपन कर लें, ठीक है। देखिए क्या लिखा है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को, देखिए मैं एक बार 4 आपको रिवाइज करवा देती हूं कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। आपको 2-3 पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं। क्या लिखा गया है? पर्याप्त प्रतिनिधित्व। जो अलग अलग शब्द लिखे गए हैं उनको आप ये कह सकते हैं अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के, मतलब उनका लोक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, मतलब अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। जिसके तहत एक डिसीजन आया इंदिरा साहनी में कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा। SC ST के द्वारा इसका विरोध किया गया। तो इस चीज को व्यवस्थित करने के लिए कि अगर इस तरह से ही आंदोलन चलते रहे या विरोध चलता रहा,
रहा तो की जो स्थिति है वो बिगड़ती ही चली जाएगी। इसलिए 77 अमेंडमेंट किया गया और जोड़ा गया 4A। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। इन शब्दों को ध्यान से देखें, प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है राज्य के अधीन, मतलब इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जिनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है उनको आरक्षण दिया जाएगा। एससी और एसटी को इसमें आइडेंटिफाई किया गया है। प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग, एक बार ये इतना मत पढ़ो, सेवाओं में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ठीक है, ये इतना आप समझ लें कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। कि क्या किया गया कि एससी और एसटी के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, उन सेवाओं में मतलब आरक्षण के लिए उपबंध किए गए। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना। देखिए, इसका मतलब ये है कि जहां एससी एसटी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो इसलिए उनको आरक्षण में मतलब वो पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा। शर्त क्या है इसका कि जिनका लोक सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। और प्रमोशन में आरक्षण की जो बात की गई है, इसमें आप देखते हैं कि ये वर्ड मैंने इसलिए आपको एक बार हटाया है कि ये जो पदोन्नति की बात की गई है, प्रोन्नति में आरक्षण मतलब प्रमोशन में, ये सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी के लिए ये व्यवस्था थी। ठीक है, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए प्रोन्नति में आरक्षण क्या है, इसको आप कि किसको कितना आरक्षण मिलेगा, प्रोन्नति में किस तरह से आरक्षण दिया जाएगा, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, एक ए बी सी और डी 4 लोग हैं। ठीक है, इसकी क्या है, फर्स्ट पोजीशन है। इसकी है 18th पोजीशन। ठीक है, इसकी है 37 और इसकी है 42। ये एग्जाम का रिजल्ट है। ठीक है, किसी को भी किसी भी एग्जाम्पल को पर्सनली नहीं लेना है। ठीक है, तो अब इनकी जो प्रमोशन जो होंगे उसकी लिस्ट क्या रहेगी। देखिए, इसकी फर्स्ट रैंक है तो इसका सबसे पहले प्रमोशन होगा। इसकी 18वीं रैंक है, इसके बाद में किसका प्रमोशन होगा। देखिए, जैसे ये 2015 की भर्ती है, इसे समझ लीजिए 2030 में क्या हो रहे हैं, प्रमोशन हो रहे हैं। तो सबसे पहले प्रमोशन किसका होगा, ए का, क्योंकि वो फर्स्ट रैंकर है। ये 18th रैंक पे है तो इसके बाद में इसका प्रमोशन होगा। इसकी कितनी है, 37 है, तो इन दोनों के बाद में इसका, और इन तीनों के बाद में इसकी 42nd है तो इसका। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। 2030 में समझ लीजिए प्रमोशन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले किनका प्रमोशन होगा, क्योंकि पदोन्नति में आरक्षण है। तो ये जो 2 कैंडिडेट हैं ये एससी एसटी के हैं, तो पहले प्रमोशन किसका होगा, जो एससी एसटी कैंडिडेट है, क्योंकि ये 16(4)(a) के तहत इनको राइट मिला हुआ है, तो इनका हो गया पहले प्रमोशन। किसमें, सी और डी का। कब हो गया, 2030 में। 2 ही पोस्ट पे प्रमोशन होने की जगह थी तो इनका प्रमोशन पहले होगा क्योंकि ये रिजर्व्ड है। यहां तक सबको क्लियर है। क्या रहा, ए बी
सी और डी। समझ लीजिए ये पीसीएस ऑफिसर थे और ये प्रमोशन इनको क्या दे रहे हैं, आईएएस रैंक दे रहे हैं। ठीक है, इसमें नो चेंज, 30 की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, 2030 में जो प्रमोशन हो रहे हैं इसमें नो चेंज। ये पीसीएस से क्या बन गया, आईएएस, और ये पीसीएस से क्या बन गया, आईएएस। 2030 की ये स्थिति है। जबकि ये दोनों पहले कौन थे, इनसे जूनियर थे, पहले इनका प्रमोशन होना था। ठीक है, आगे अब देखते हैं कि ये प्रमोशन था किसमें, आरक्षण के अनुसार। अब 2035 में आरक्षण प्रमोशन होते हैं मेरिट बेस पर। ये आरक्षण बेस पे था और ये मेरिट बेस पर था। ए और बी जो दो बच्चे थे अब उनका प्रमोशन हो गया है। ठीक है, ये दोनों कहते हैं कि हम ऑलरेडी इनसे सीनियर हैं। समझ में आ रहा है ना सबको मैं क्या कह रही हूं। ये दोनों लोग सी और डी 2030 के आईएएस हैं और ये कब के हैं, 2035 में बने हैं, तो ये भी आईएएस। तो अब इनमें हो गई है सीनियरिटी की लड़ाई कि सीनियर कौन, क्योंकि जो पहले सीनियर थे वो बाद में आईएएस बने, जबकि जो जूनियर थे रैंकिंग में वो पहले ही 2030 में ही आईएएस बन गए। तो रैंकिंग के अकॉर्डिंग सीनियर कौन थे, ये लोग, लेकिन ये इनके बाद में आईएएस बने। जबकि जॉब में कौन सीनियर है, आईएएस की पोस्ट पे कौन सीनियर है, ये लोग, क्योंकि ये इनसे पहले 5 साल पहले ही आईएएस बन गए हैं। तो वरिष्ठ कौन और कनिष्ठ कौन कि, क्योंकि देखिए एक जब हम किसी पोस्ट पर होते हैं तो जब हम सीनियर और जूनियर होते हैं तो एक पोस्ट, हर पोस्ट का एक अदब होता है, हर पोस्ट की एक जो सीनियरिटी होती है वो होता है कि ये सीनियर है ये जूनियर है। तो इनमें ये आपाधापी ये हो गई, ये कहें कि हम सीनियर हैं, ये कहें कि हम सीनियर हैं, ये कह रहे हम जूनियरिटी में नहीं रहेंगे, ये कह रहे हैं हम कैसे रहे, हम तो आईएएस इनसे पहले बन गए हैं। तो 1995 में 77वां संविधान संशोधन इसी के कारण किया गया था। ये जो स्थिति थी ना, ये वाली स्थिति जो अभी आपको बताई गई है, ये स्थिति थी। प्रोन्नति में आरक्षण क्यों, जो ये शब्द आपको मैंने अभी पढ़ाया क्यों नहीं था, ये इसका ये डिटेल है। क्या लिखा है 4A में कि परिणामिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति के मामलों में, परिणामिक ज्येष्ठता सहित, ये शब्द जो जोड़े गए, ये 77वां संविधान संशोधन इसी जो लड़ाई की वजह से किया गया था कि सीनियरिटी और जूनियर वाली ये जो वरिष्ठ कनिष्ठ वाली जो झगड़ा था, इसी को समाप्त करने के लिए ये 77वां संविधान संशोधन 1995 में किया गया था। और बाकायदा लिख दिया गया था कि किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर परिणामिक ज्येष्ठता सहित, कि अगर आपको प्रमोशन मिलता है तो उसके साथ में आप ही सीनियरिटी में काउंट होंगे। कि अगर कोई रैंकिंग में जूनियर है लेकिन अगर प्रमोशन से वो पहले किसी पोस्ट पर रिक्रूट हो गया है तो परिणामिक मतलब प्रोन्नति, इसका वर्ड मीनिंग समझे आप कि परिणामिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति के मामलों में, कि अगर आपको प्रोन्नति मिली है आपके SC ST होने के कारण, प्रमोशन में आपको अगर आरक्षण मिला है तो उसकी परिणाम क्या होगा कि सीनियर आप माने जाएंगे, ना कि जो रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपसे जूनियर है वो बाद में अपॉइंट होते हैं वो। यहां तक सबको क्लियर कि 77वां संविधान संशोधन करने का कारण क्या था और ये जो शब्द जोड़े गए थे इनका जोड़ने का क्या कारण था, बताइए बताइए सब।
आर्टिकल 4 वापस पढ़ेंगे। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्ग के पदों पर परिणामिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ये प्रोन्नति, ये शब्द जो है ये बाद में जुड़ा है। 77वें संविधान संशोधन से क्या हुआ था कि पदों पर आरक्षण, प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। ठीक है, देखिए पूरा ध्यान से पढ़ेंगे कि 16(4)(a) को हमने ये पढ़ लिया है। 77वां संविधान संशोधन कब आया था? 1995 में। इसके द्वारा ये कहा गया कि एससी और एसटी को राज्य के अधीन लोक सेवाओं में आरक्षण दिया जाएगा। क्या ये एक आर्टिकल जोड़ दिया गया। इसके बाद 85वां संविधान संशोधन हुआ 2001 में। ठीक है, जिसके द्वारा यह जोड़ा गया कि किसी वर्ग के अनुवर्ती वरिष्ठता के साथ प्रोन्नति के मामलों में, ये शब्द जो जोड़े गए, आप अपना बैरक निकालें और 4 पढ़ें उसमें से। बताइए, 77वें संविधान संशोधन के द्वारा ये पूरा जोड़ा गया था और 85वां संविधान संशोधन किया गया था 77वें संविधान संशोधन को क्लियरिटी के लिए कि जो आप आरक्षण दे रहे हैं उस आरक्षण के रिजल्ट के तौर पर आप जो लाभ लेंगे और आपको जो पोस्ट वरिष्ठता की दी जाएगी, प्रमोशन में दी जाएगी, प्रोन्नति में, उसमें आप वरिष्ठ होंगे। जो 77वां संविधान संशोधन आया था उसको क्लियर किया गया था 85वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये जो एक क्लोज जितना डाला गया है, देखिए आप ये एक ब्रैकेट में लिखा होगा 3, उसके नीचे बैरक पढ़ना सबको आता है ना। ये इतना जो लाइन है ये 85वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। ये जिसके ऊपर 3 लिखा है ना, मतलब नीचे लिखा है कि 85वें संविधान संशोधन के द्वारा ये लाइन जोड़ी गई थी। इस जो वरिष्ठता और कनिष्ठता की जो लड़ाई थी उसको समाप्त करने के लिए, क्योंकि आरक्षण तो पहले ही दे दिया गया था, लेकिन इसको समाप्त करने के लिए, क्योंकि पहले वर्डिंग ये थी कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण। देखिए पहले वर्डिंग ये थी, सेवाओं में, आप इसको यहां से पढ़े, ये लाइनिंग थी 85वें संविधान संशोधन से पहले, जिसको बाद में 85वां संविधान संशोधन करके क्लियर किया गया था कि परिणामिक ज्येष्ठता के सहित। सबने पढ़ लिया इसको, और बाद में इसको क्लियर कर दिया गया था कि आपको जब प्रमोशन दिया जाएगा तो साथ में आपको सीनियरिटी भी दी जाएगी। बताइए 77वां और 85वां आर्टिकल किस तरह से कंबाइंड होता है, सबको क्लियर है क्या? सब एक बार मैसेज कर दीजिए कि मैम समझ में आ गया है। ठीक है, ये जो लाइनिंग जोड़ी गई है इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंटल सीनियरिटी, ये इससे के द्वारा जोड़ा गया है। 85वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 2001 में। मीन्स की प्रोन्नति में आरक्षण के साथ वरिष्ठता भी प्राप्त होगी। देखिए इस 77वें से 85 के बीच में भी बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, जैसे कि 81वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा 16(4)(b) जोड़ा गया, लेकिन अभी हम 16(4)(a) पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको देखते हुए हमने इसको 85वें को पहले पढ़ा है, ताकि हम 16(4)(a) के अंदर जितने दोनों 16(4)(a) खुद जोड़ा गया 77वें से, और इसके बीच में जो ये शब्द जोड़े गए हैं ये जोड़े गए हैं 85वें से। क्लियर, सबको समझ में आ गया है? ठीक है, देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे संशोधन का दौर चलता आ रहा है। जैसे कि 50% से ज्यादा आरक्षण चाहिए था तो 76वां संविधान संशोधन किया गया। पदोन्नति में आरक्षण 76वां कैसे किया गया कि 76वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, याद है क्या सबको? कल पढ़ा था, तमिलनाडु वाला 69% वाला। ठीक है, फिर पदोन्नति में आरक्षण नहीं दे सकते
तो 77वां संविधान संशोधन कर दिया और वो दे दिया प्रोन्नति में, मतलब प्रमोशन में। फिर इसके बाद में वरिष्ठता में समस्या आई तो 85वां संविधान संशोधन कर दिया और वरिष्ठता शब्द को डाल दिया। एक और प्रॉब्लम अब आगे आएगी और अब आगे हमें ध्यान से सुनना है। पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं, और कोई एग्जाम्पल किसी भी तरह से कोई पर्सनली नहीं लेगा। हम एक बुक पढ़ रहे हैं जिसको समझने के लिए हम हर कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, इसके बाद में भी जो आगे जुड़े हैं 16(4)B और सब ये, इसको समझने के लिए पहले आप एक डिटेल समझें। देखिए, सब ध्यान से सुनेंगे, कॉपी पेन निकाल के रखेंगे, पहले देखना है फिर लिखना है जो लिखना है, ठीक है। 2015 में 1000 पोस्ट आती है, ठीक है। आरक्षण किस किस को है? SC, ST और OBC, ठीक है। किसके पास कितना कितना है? 15%, 7.5% और इनके पास 27%। 1000 पोस्ट टोटल आती हैं। 1000 का 15% कितना हो गया? 150, ठीक है। इनका कितना हो गया 7.5 के अकॉर्डिंग? 75। और OBC का कितने हो गए? 1000 के अकॉर्डिंग कितने हो जाते? 270, ठीक है। इतनी पोस्ट क्या हो गई? रिजर्व्ड है ये, क्लियर? टोटल पोस्ट। लेकिन हुआ क्या कि इन 150 में से 80 पोस्ट ही भरी गई, योग्य उम्मीदवार नहीं मिले और सिर्फ 80 पोस्ट भरी गई। और इन 75 में से कितनी भरी गई? 40, ठीक है। और ये 270 में से 270 भर गई। इसके बाद में 2015 की वैकेंसी है, 2020 में वापस वैकेंसी आती है। पोस्ट कितनी आती है? 1000। वही सिस्टम, SC, ST और OBC। 15, 7.5, 27%, ठीक है। पोस्ट कितनी कितनी हो जाएगी? 150, इनका 75 और इनकी 270, समझ गए? लेकिन पहले की पोस्ट कितनी खाली है बताइए? कि पहले कितनी पोस्ट भरी थी? 80 पोस्ट भरी थी, 70 पोस्ट यहां बच गई, तो ये 70 अभी पहले वाली भरेंगे। 35 इसमें कितनी भरी थी? 40, 35 पोस्ट इसमें बच गई, ठीक है। और ये 270 है, तो ये इतनी क्लियर हो गई। तो मतलब ये वाली पोस्ट अब इस वाले में प्लस हो जाएगी, ठीक है। और 270 अभी इस साल की है ही। दो 270 पोस्ट जितनी रिजर्व्ड है उतनी है ही, तो टोटल मिला के यहाँ पे 270 और, तो ये तो 270 ही हुई। और ये कितनी कितनी हो गई? क्योंकि 150 अभी की है इस साल की, 70 पहले की जुड़ गई, तो कितनी हो गई? 220 पोस्ट। SC की कितनी पोस्ट हो गई? 220। पहले अभी की 75 है और 35 लास्ट ईयर की है, तो टोटल पोस्ट कितनी हो गई? 110। और 270 ये हो गई, टोटल कितनी हो गई? 600, ठीक है। 600 पोस्ट पूरी हो गई है ये। मतलब इन 600 का कहने का मतलब मेरा ये है कि रिजर्वेशन कितना हो गया? 60%। समझ गए? रिजर्वेशन की लिमिट कितनी है? 50%। किस वाद में आई थी? इंदिरा साहनी। देखिए, पिछली बार जो वैकेंसी आई उसमें से 70 पद खाली रह गए, वो इस बार जुड़ जाएंगे। टोटल आरक्षित पद कितने हो गए?
60%। तो यहां कितने टोटल परसेंटेज कितना हो गया? 60%। क्योंकि पिछली भर्ती में योग्य विद्यार्थी नहीं मिलने के कारण पूरी भर्ती नहीं हो पाई थी, तो अब भरे जा रहे हैं। देखिए ये क्या है? ये जो पहले वाली भरी जा रही है ना, इसको कहते हैं बैकलॉग। ये क्या है? बैकलॉग, कि पहले अगर नहीं भरी गई है तो अब नेक्स्ट भर्ती में भरी जाएगी। ठीक है, ये देखिए, ये स्थिति तो आपके सामने जो आई है ये तो फिर भी ठीक है, इससे भी बुरी स्थिति हो सकती है। 1000 पोस्ट आती हैं, वही सब आरक्षण किसको? SC ST और OBC। 15%, 7.5 और 27%। पोस्ट कितनी कितनी समझ लीजिए। 100 पोस्ट जनरल की थी, ये इनकी SC की थी, और 75 किसकी थी? ST की थी, और 250 किसकी थी? OBC की। भरी कितनी गई? 10 इसमें से भरी गई, 10 इसमें से भरी गई, और 50 इसमें से भरी गई। कितनी बच गई? 90, 65 और इसमें से 200। इतनी पोस्ट भरी गई, कैंडिडेट नहीं मिले तो इतनी ही पोस्ट भरी गई थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वैकेंसी आती है वापस। हर बार गवर्नमेंट के पास में 1000 वैकेंसी हो, जरूरी नहीं है अगली बार 500 ही वैकेंसी आई। ठीक है, समझ में आ गया सबको? SC ST OBC वही 15, 7.5 और 27। 500 पोस्ट के अकॉर्डिंग SC का 15% कितना हो गया? 75%। 75 जॉब किसकी थी? 75 आरक्षण किसके लिए था? SC के लिए। ST के लिए 7.5, 500 का कितना हो गया? 33। और OBC का 27% के अकॉर्डिंग 500 में से कितने हो गए? 27% 500 का 135। ठीक है, क्लियर? टोटल पोस्ट कितनी हो गई? पहले वाले कितनी बाकी है? 90, 65 और 200। 90 इसमें बाकी है, 65 इसमें बाकी है, और 200 इसमें बाकी है। ठीक है, टोटल पोस्ट कितनी हो गई इनको मिला के सबको? 90, 65 और 200, 355 तो यही है, और ये और जोड़ लीजिए। टोटल मिला के हो गई हैं 405। ठीक है, 75, 33 और 135 ये 90, 65 और 200 ये। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? टोटल कहानी ये है कि अब रिजर्व्ड पोस्ट बची हैं 405। वैकेंसी कितनी है? 500। 405 पोस्ट कितनी हो गई है? पीछे का बैकलॉग मिला के टोटल वैकेंसी में से 500 में से 405 पद तो रिजर्व्ड ही हैं। ये स्थिति भी होती है। ठीक है, तो मुद्दा ये आया कि 50% आरक्षण को क्या प्लस किया जा सकता है।
ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है क्या बताइए? ये कैलकुलेशन आपको क्यों समझाई गई है वो क्लियर है क्या, ताकि आप समझ पाएं कि बैकलॉग क्या होता है, कि पिछली साल की वैकेंसी अगर भरी नहीं गई है क्योंकि कैंडिडेट नहीं मिले तो वो खाली रह गई है, तो अब वैकेंसी आई है तो भरा जाएगा, क्योंकि आरक्षण दिया है उसका फायदा आपको देना पड़ेगा। गवर्नमेंट की मजबूरी है कि नेक्स्ट ईयर वो भरेगी गवर्नमेंट। चलिए, तो क्या किया जाए, क्योंकि एक तरफ डिसीजन क्या आया हुआ है कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, इंदिरा साहनी में 92 में डिसीजन आया था। तो अब स्थिति ये हो गई कि 16(4)(b) जोड़ा गया, एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। हर चीज का इलाज गवर्नमेंट को क्या लगता था, मुझे समझ में नहीं आता बना क्यों डाले इन्होंने, जब इनको सब कुछ अमेंडमेंट 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 करके सबका। मैंने ये कर तो डाला है आपको समझाने के लिए, मुझे पता नहीं कितना सही है ये। घर जाके आप सब जोड़ना, फिर समझ में आएगा आपको। सोलह 4(b) जोड़ा गया। बैकलॉग समझाने के लिए, बैकलॉग क्या होता है कि पिछला बैकलॉग किस तरह से जुड़ता है नई वैकेंसी में, वो समझाने के लिए आपको ये बताया गया है। क्योंकि जैसे ही बैकलॉग जुड़ता है, आरक्षण की परसेंटेज एक्सीड हो जाती है, तो फिर क्वेश्चन उठा कि क्या, क्योंकि डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आप 50% प्लस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप बैकलॉग जोड़ेंगे 50% प्लस हो गया, तो 16(4)(b) जोड़ा गया। संविधान संशोधन नंबर 81वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया कि ऐसे तो पार पड़नी है नहीं हमारी, क्योंकि हमें आरक्षण तो देना पड़ेगा, आरक्षण नाम की गुट्टी पिला दी है तो अब वो कवर भी करनी पड़ेगी। पिछली नहीं भरी, अब योग्य कैंडिडेट नहीं थे तो अब अगली साल भरो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि एक संशोधन कर देते हैं और ऐड कर देते हैं बैकलॉग की कहानी को कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं होता है ना तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया कि ऐसे ही हम बैकलॉग भरेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर प्रोविजन नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको खत्म कर देगी। इसलिए एक नया प्रोविजन जोड़ा गया 16(4)(b). इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों को, ये आपको वर्ड टू वर्ड समझ में आए इसलिए इतनी गाथा मैं आपको बताई। अगर मैं आपको ये गाथा नहीं समझाती ना तो ये जो शब्द है ना, किसी वर्ष में न भरी गई ऐसी रिक्तियां, ये शब्द आपको कभी समझ ही नहीं आता। ये अगर ये रामायण अभी हमने डिस्कस ना की होती, तो इसीलिए ये रामायण आपको भी जो ये इतनी कैलकुलेशन की गई है इसीलिए की गई है कि आपको समझ में आ सके कि बैकलॉग क्या होता है। ठीक है, अभी तक आपको क्लियर है कि बैकलॉग क्या होता है। तो अब जो लिखा हुआ है वो देखते हैं कि जो बैरेक्ट में जो 16(4)(b) जोड़ा गया 81वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 2000 में किया गया था, उससे क्या लिखा कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों को जो खंड 4 या खंड 4(a) के अधीन किए गए आरक्षण के किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित है। कि एक पोस्ट निकली जिसपे आरक्षण था लेकिन योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण वो पूरी भरी नहीं, जो अभी हमने देखा था। ठीक है, किसी उत्तरवर्ती वर्ष, उत्तरवर्ती का मतलब है अब जो आगे आएगा उसमें, या वर्षों में, जस्ट आगे वाले में आ जाए या फिर आगे जब भी आए, इसलिए उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी। मतलब कि ये आर्टिकल क्या कहता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो उस बात को साइड में रखते हुए क्या कहा गया है कि इस अनुच्छेद में चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन अगर कोई आरक्षण के तहत किसी को कोई पोस्ट रिजर्व की गई है तो आपको क्या होगा, उस साल नहीं भरी है तो अगले साल में या फिर उससे अगले साल में ये पोस्ट भरी जाएंगी। उनको, उनके लिए अगर पृथक वर्ग बनाया जाता है तो उससे गवर्नमेंट को निवारित नहीं किया जाएगा। इसका इनडायरेक्ट मतलब मीनिंग ये है कि आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। निवारित नहीं करने का मीनिंग ये निकलता है कि उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। नए लोगों की भर्ती बेटा इसीलिए नहीं हो रही है। आगे चलो,
और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही हैं, उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा कि अगर वो 50% एक्सीड कर गया है, प्लस हो गया है, तो क्या लिखा है कि और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही हैं, उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के विचार में नहीं किया जाएगा। इसका इंग्लिश वर्जन आप देखें तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। इंग्लिश में लिखा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम कंसिडरिंग एनी unfilled vacancies of year which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provision for reservation made under clause 4 or clause 4a as a separate class of vacancies to be filled up in succeeding year or years, and such class of vacancies shall not be considered together with the देखो ये लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है कि इंग्लिश में पढ़ो ज्यादा समझ में आएगा कि years और years एंड सच क्लास ऑफ वैकेंसीज की जो ऐसी वैकेंसीज है शैल नॉट बी कंसिडर्ड टुगेदर विद द वैकेंसीज ऑफ द ईयर इन विच दे आर बीइंग फिल्ड अप द डिटरमाइनिंग द सेलिंग ऑफ 50% रिजर्वेशन ऑन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ द ईयर कि जो ये 50% वाला है उसमें ये काउंट नहीं किया जाएगा कि अगर वो 50% प्लस होती है तो वो वाली हम उसमें शामिल नहीं होगा कि अगर पिछले वाला आप 50% आरक्षण अगर फ्रेश वैकेंसी में देते हैं, फ्रेश पोस्ट करके देते हैं, तब तो वो तो 50% एक्सीड में जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप बैकलॉग भरने के लिए, जो बैकलॉग क्या है, पीछे वाली बची हुई जो नहीं भरी गई थी, उसको भरने में अगर आप देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो उसमें 50% प्लस में माना नहीं जाएगा, मतलब वो उसकी काउंटेबिलिटी इसमें नहीं आएगी। ठीक है, सबको क्लियर है? अभी करते हैं इसमें डिस्कशन। अभी आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़ा है, अभी आज आरक्षण कंप्लीट नहीं होगा बेटा, अभी बहुत आगे गाथा पड़ी, कल भी क्लास, नेक्स्ट क्लास भी इसी पे चलेगी। चलिए अभी देखिए 16(4) भी सबको समझ में आ गया है। 81 में संविधान संशोधन कर दिया गया और ये शब्द जोड़ दिए गए। ठीक है, 4 भी जोड़ दिया गया। 16(4) भी सबको क्लियर? बताइए 4 भी सबको समझ में आ गया? कोई डाउट 4 बी में? इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों को जो खंड 4 या खंड 4 क के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरे जाने के लिए आरक्षित है कि उस साल थी आरक्षित, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में, कि उनको बाकायदा पृथक वर्ग क्या है, बैकलॉग, यही वर्ड है पृथक वर्ग। पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगा, मतलब अगर पृथक वर्ग के रूप में बैकलॉग भरा जाता है तो आप उसको चैलेंज नहीं करेंगे। और ऐसे ये देखिए बेटा जी, जो आप कह रहे हैं ना कि हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, हम नॉट एलिजिबल लिख के आएंगे, तो वो ये मुंह बंद करने के लिए ये डाला गया है कि निवारित नहीं करेंगे, मतलब इसका मीनिंग यही है कि चैलेंज नहीं करेंगे। और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही हैं, उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा का उदाहरण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। सबको क्लियर? ओके, सबको क्लियर है। देखिए अभी हमें एक और आर्टिकल पढ़ना है, 76वां, 77वां, 81वां, 85वां, इतने आर्टिकल अभी तक हम वो संविधान के संशोधन हमने इसमें 16 में देख लिए हैं। तो अब आगे चलते हैं कि इस कहानी को समझने के लिए आपको और बहुत मेहनत करनी है। अभी देखिए, अभी 4 अमेंडमेंट हम देख चुके हैं, 76, 77, 81, 85, और पढ़ तो हम 16 रहे हैं, लेकिन अब बीच में हम एक आर्टिकल और पढ़ेंगे, आर्टिकल 335। तो अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि 335 यहां से कैसे जुड़ता है। देखिए, वेरी फर्स्ट डे से जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, लागू हुआ, हमारे संविधान में आरक्षण है, लेकिन संविधान निर्माताओं के दिमाग में पहले से ही था, ये बात उनके दिमाग में पहले से ही थी कि क्या आरक्षण से योग्यता में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो जाएगा, ये मतलब प्रशासनिक कुशलता में, प्रशासनिक दक्षता में तो कोई कमी तो नहीं आएगी। तो इसलिए 335 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है
कि लोक सेवाओं में एससी एसटी के दावों पर विचार करते समय आप प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखेंगे। क्या इसका यहां तक पढ़ना है आपको? जो मैं यहां तक उतना और काटने का जो बोल रही हूँ ना उतना ही पढ़ना है, दूसरे दिन दिमाग नहीं लगाना पहले। कि सेवाओं और पदों के लिए अनुचित जातियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं की, संघ के नीचे हो वो जॉब हो चाहे फिर राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। ये कब था? 335। इतना कब था? जब संविधान बना था तब 335 जब था उसमें था ये कि संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं या पदों के लिए नियुक्तियां करने में कि अगर कहीं पे नियुक्तियां की जा रही है तो एससी एसटी के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार, कि अगर आप आरक्षण दे रहे हो ना तो आप ऐसे नहीं है कि हर किसी को मुंह उठा के आप आरक्षण दे देंगे। आपको बाकायदा ध्यान रखना होगा कि आप जिस पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं वो दक्ष है या नहीं है। देखिए मैं बहुत क्लियरिटी से ये बात कहना चाहती हूं, आप एक 90 नंबर वाले स्टूडेंट को छोड़ के 60 नंबर वाले स्टूडेंट को लेते हैं, 91 मेरिट गई है, 90 वाला बाहर है और 60 वाला कैंडिडेट अंदर, तो दक्षता तो कितनी है वो तो दिख रही है आपको। चलो आगे डिस्कस करते हैं। किसको लिखवाना है ये 16(4)B को या पूरे 16 को? ये प्रॉब्लम मेरी पर्सनल लाइफ में भी कई बार मुझे फेस करनी पड़ती है कि जब मैं बोलती हूं तो देखो, एक तो मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मेरे को मेरी आवाज ईश्वर ने भी वैसी दी है मेरे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, कि अगर मैं नॉर्मल भी बात करूंगी तो सामने वाले को यही लगेगा कि मैं आर्ग्यूमेंट ही कर रही हूं। जो मेरा काम है आर्ग्यूमेंट करना, मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है। तो जब मैं आपको पढ़ाती हूँ या फिर आपके साथ में बात करती हूँ, और कुछ मेरे खुद के घर के बच्चे हैं जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, वो शायद पर्सनली मुझे जानते हैं, तो वो इस चीज़ को समझते हैं कि जब बात करती हूँ मैं तो सामने वाले को ये लगता है कि मैं आर्ग्यू ही कर रही हूँ, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मैं इस प्रोफेशन में घुस भी गई हूँ और मुझे ईश्वर ने वैसा ही बनाया है बोलने में कि जब मैं बोलती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैम आर्ग्यू ही कर रही हैं, या आसान भाषा में जैसे कि सर आपके बोलते हैं, या आप कह सकते हैं कि मैं लड़ रही हूँ, ऐसा लगता है, जबकि ऐसा नहीं है, या डांट रही हूँ, आपको ऐसा लग सकता है। चलिए आगे देखते हैं। 335 जब संविधान बना तो ये 335 था, ठीक है। तो सोलह चार दो मतलब 16(4)B का बोल रहे हैं क्या आप? देखो 16(4)B का मतलब ये है, पहले बात तो एग्जाम में बेटा क्लियरिटी ये रखनी है कि 16(4)B लिखा हुआ है और दूसरा कै और ख लिखा हुआ है। तीसरी बात ये कि अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो ए और बी दोनों कैपिटल हैं, ठीक है। तो ये बात जरूर ध्यान में रखें, एक और दो नहीं है, ए और बी है, बाकायदा मेन क्लॉजेस जोड़े गए हैं, ए और बी, और ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। देखिए बी को मैं आपको ये बताती हूँ कि बी ये कह रहा है कि आर्टिकल 16(4)B का तात्पर्य ये है कि अगर बैकलॉग भरा जाता है, आपको देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लिखना है 16(4)B तो आप ये लिख सकते हैं कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में न भरी गई रिक्तियों के लिए उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी। कि इतना आप लिख सकते हैं यहां तक, यहां से यहां तक, और किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में करने से निवारित नहीं करेगी। आप अगर एग्जाम में इतना भी लिखते हैं तो इसका मीनिंग यही निकलता है, ठीक है। चलो
बेटा इतना अगर आप लिखते हैं ना कि यहां तक रिक्तियों को, या फिर ये इतना इस पर ब्रैकेट में जितना है, तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग यही निकलेगा कुल मिलाकर कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में न भरी गई ऐसी रिक्तियों को किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी। आप इतना इसमें लिख सकते हैं, ये इसका मीनिंग यही निकलता है। ठीक है, अब देख लिया है हमने 76, 77, 81, 85, ये इतने हमने देख लिए हैं। अब हम देखने जा रहे हैं 335, जिसका एक पार्ट जो संविधान लागू हुआ था तब से ही जुड़ा हुआ है, वो हमने देख लिया है। देखिए आर्टिकल 335 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि लोक सेवाओं में SC ST के दावों पर विचार करते समय आप प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखेंगे। मतलब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को आपको देखना होगा, तभी आप देंगे। ये आर्टिकल 335 में क्या लिखा है वो हमने देख लिया है कि आरक्षण की वजह से कार्य कुशलता में कोई किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम एक मामले पे और चर्चा करेंगे जो कि है एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। क्या नाम है, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 सुप्रीम कोर्ट। इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जो हमने ये आर्टिकल पढ़े हैं, 77 क्या है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, 81 बैकलॉग, 85 सीनियरिटी, और इन सबको देखिए हमने पढ़ा है कि 77, 81, 85 इन सबको एम नागराज के मामले में चैलेंज किया जाएगा। तो अब आपको लगेगा कि 335 कहां से बीच में आएगा, क्योंकि इन 3 आर्टिकल्स को चैलेंज किया गया है, तो फिर 335 कहां से बीच में आ गया। देखिए इसके अलावा एक और कारण है जिसके चलते हमें 335 पर विचार करना जरूरी है कि 2000 में एक और अमेंडमेंट हुआ। 3 तो ये एम नागराज में किन किन पे क्या कहा कि ये जो संविधान संशोधन हुए हैं ये संविधान को वॉयलेट कर रहे हैं। तो कौन कौन सा, 77, 81 और 85। तो हमने 335 क्यों देखा, 335 में हमने इसलिए देखा है कि बीच में 2000 में एक अमेंडमेंट और आया। कौन सा, 82वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा 335 में क्या जोड़ा गया, परंतुक जोड़ा गया। ठीक है, इसके द्वारा 300 ये क्या लिखा है कि इसमें परंतुक जो ये जोड़ा गया है ये 82nd अमेंडमेंट से जोड़ा है, और क्या लिखा है कि अर्हता अंकों में छूट दी जा सकती है। अर्हता अंक का मतलब क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात अनुसूचित जातियों, पहले क्या कह दिया है कि जो ना प्रशासनिक दक्षता बनाए रखने के लिए ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, पहले बात ये बात थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर परंतु क्या जोड़ा 82वें संविधान संशोधन के द्वारा कि परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात अनुसूचित, कि भाई तुमने ये तो लिख दिया है लेकिन इसके होते हुए भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं के किसी वर्ग या वर्गों में या पदों पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए किसी परीक्षा में अर्हक अंकों में छूट देने या मूल्यांकन के मानकों को घटाने के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इसका मतलब यह है, अर्हता अंक मतलब कितने होते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं। देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब होता है, एक तो जाती है अपनी मेरिट, लेकिन कई आप देखते हैं कि जैसे 100 नंबर है तो 60% क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स है। इन जनरल क्या है, 60% अगर आपके हैं तो आप क्वालिफाइंग नेचर क्या होगा, आप मतलब क्वालिफाइंग होगी, बाद में मेरिट जाती है वो अलग है, लेकिन 60% होना आपको जरूरी है। फिर तो जो ये आप देखते हैं कि एससी के लिए कितने कर दिए गए, 40 कर दिए गए, एसटी के लिए 55 कर दिए गए, ऐसे करके जो ये छूट दी गई है, क्योंकि देखिए मुख्यतः कितना है, 60% है, तो ये जो छूट दी गई है 40 की, 45 की, 55 की, ये जो किए गए हैं इसको कहते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स, अर्हता अंक। कि परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों में से पदों पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए किसी परीक्षा में अर्हक अंकों में छूट देने, अर्हक अंक मतलब क्वालिफाइंग जो मार्क्स डिसाइड किए जाते हैं उसमें जो SC ST कैटेगरी है और जो मतलब आरक्षित कैटेगरी है उनको छूट दी जा सकती है। समझ गए सब? तो जो एम नागराज का वाद था, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट, इस वाद में इसको भी साथ में चैलेंज किया गया था।
2006 का ये मामला है। 82वें संविधान संशोधन भी इस लिस्ट में था। ठीक है, तो अर्हता अंक का मीनिंग आप सबको समझ में आ गया है। और जो ये आरक्षित वर्ग को छूट मिलती है वो इसी आर्टिकल के तहत, इस जो परंतुक है 335 का, इसके तहत ही मिलती है। तो इन सबको एम नागराज में इसका क्या किया गया था, इसको चैलेंज किया गया था। किस किस को? 77 को, 77वें संविधान संशोधन को, और इसके अलावा 81st, 82nd और 85। और 85वां संविधान संशोधन। ये किस में चैलेंज किए गए थे? एम नागराज वर्सेस एम नागराज बनाम भारत संघ 2006 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इसमें ये चैलेंज किए गए कि ये जो सब हैं ये क्या कर रहे हैं, संविधान का वायलेशन कर रहे हैं। ठीक है, 77वां क्या है? प्रोन्नति में आरक्षण, मतलब प्रमोशन में आरक्षण। में आरक्षण। ठीक है, 81वां क्या है? बैकलॉग। ठीक है, 82वां क्या है? क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स। और 85th क्या है? सीनियरिटी प्रबंधन। क्या जोड़ा गया था 85 के द्वारा? जो बीच में एक लाइन जोड़ी गई थी कि सीनियर कौन होगा, कि अगर इनको आरक्षण में फायदा दिया जाएगा तो आप ये सीनियर भी यही होंगे। ठीक है, सीनियरिटी वाला जो मुद्दा था वो किस में था? 85th में, कि ये संविधान जितने संशोधन है ये क्या करते हैं, संविधान को वॉयलेट करते हैं। और रिजल्ट के तौर पर क्या आया कि ये जो चुनौती दी गई थी इनको एम नागराज के द्वारा इसको खारिज कर दिया गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई संविधान का वॉयलेशन नहीं करते हैं। इसको, इस चुनौती को खारिज कर दिया गया। लेकिन ये वाद और केशवानंदवाद मुझे एक जैसे ही लगते हैं। 3 इसमें मापदंड बताए गए कि अगर जब आप आरक्षण देते हैं तो ये मापदंड आप जरूर देखें। पहला मापदंड था पिछड़ापन, कि आप जरूर देखें कि पिछड़ापन है या नहीं है। और पिछड़ेपन दोनों तरह के होने चाहिए, सामाजिक और शैक्षणिक, सोशल और एजुकेशनल। शैक्षणिक, दोनों तरह के बैकवर्डनेस होनी चाहिए। दूसरा क्या है? अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, कि आपको देखना होगा कि जिनको आप आरक्षण दे रहे हैं, चाहे आप कहीं भी दे रहे हैं, तो वो अपर्याप्त प्रतिनिधित्व उनका है या नहीं है। इसीलिए इस शब्द को मैं आपको बार बार में समझा रही थी। तीसरा, प्रशासनिक कुशलता, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, प्रशासनिक कुशलता, कि इसमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये तीन जो मापदंड हैं वो बनाए गए किसमें? एम नागराज वाद में। इसका उस समय तो किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ये 3 मापदंड बनाए गए। हाँ ठीक है, ये आरक्षण की शर्तें हैं, आरक्षण की शर्तों के तौर पर इनको बताया गया था। तो ये जो बी पॉइंट है इस पर पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्या था? अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। तो 3-4 साल में इसके बाद में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। यूपी में कहीं किसी को रिजर्वेशन देना था, किसमें? प्रमोशन में। तो मामला आया कि सुप्रीम कोर्ट ने, कि मामला किसमें था? प्रमोशन में रिजर्वेशन देना था, कि किसी का प्रमोशन होना था और उसको रिजर्वेशन देना था। तो मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि किसी ने विरोध किया उसका। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि ये प्रमोशन में आप इसको आरक्षण नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाली कोई बात ही नहीं है। प्रमोशन वाली पोस्ट पर वहां पर एनएफ पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, और अगर आपको लगता है कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है तो साबित कीजिए। किस बेस पे कहा? एम नागराज के मापदंडों के इस पॉइंट के आधार पर कि हमें नहीं लगता कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। अगर आपको लगता है तो आप साबित करें। तो आप प्रमोशन में जो ये रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप किस बेस पर दे रहे हैं? 16(4) और 16(4)A। देखिए 16(4) और 16(4)A में आपको मैंने बार बार में ये पढ़ाया है कि एक शब्द लिखा हुआ है। 16(4)A में कहा लिखा हुआ है? प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। और कहा लिखा हुआ है? और ये तो जबकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये शब्द था, प्रतिनिधित्व है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व। देखिए, और ये तो ओरिजिनल जब बना था, सोचिए कि मेकर्स कितने इंटेलिजेंट थे, उस टाइम इन्होंने ये शब्द लिख दिया, पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। और सबसे बड़ी इंटेलिजेंसी सुप्रीम कोर्ट जजों की, कोई किसी बुक को, किसी को कितना सुंदर तरीके से इंटरप्रिटेट कर सकता है, कितना अच्छे से उन्होंने एलिबोरेट किया है इस बात को कि जो आपने ये शब्द लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले तो ओरिजिनल में लिखा हुआ है कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। दूसरी बात, जो ये संविधान संशोधन करके भी आपके द्वारा ही ये शब्द लिखा गया है, देखिए यहां पे भी लिखा है पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। देखिए प्रतिनिधित्व है, पर्याप्त नहीं है, तो ये शब्द आपके द्वारा ही लिखे गए हैं। तो आप देखिए कि कितनी इंटेलिजेंसी संविधान बनाने वालों में थी, और जिनको जिम्मेदारी दी, किनको जिम्मेदारी दी? संविधान निर्माताओं ने उसी समय दे दी थी कि सर्वोच्च न्यायालय इसको एलिबोरेट करेगा, इसको इंटरप्रिटेट करेगा। तो दोनों ही, कितना आप इंटेलिजेंसी आप देख सकते हैं। जब आपने 16 पढ़ना शुरू किया था तभी मैंने आपको बोला था कि आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट किसी चीज को कितना एम्फेसाइज करके और कितना ध्यान से किसी चीज को रिजल्ट देती है। एकदम वैसा ही डिसीजन है जैसा केशवानंद का था, नागराज का भी वैसा ही डिसीजन था। तो इस मामले में प्रपोर्शन से आरक्षण नहीं दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उपरोक्त शर्तों पर ही आरक्षण देंगे, जिसमें से जो दूसरी शर्त है उसकी पूर्ति आप नहीं करते हैं। और अगर आपको लगता है कि दिया जाना चाहिए तो आप प्रूफ कर दीजिए। तो वही बात, जब इनको दिक्कत आती है तो ये कहां, किसकी तरफ भागते हैं? संविधान संशोधन की तरफ। तो 117वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। जो मैं शब्द बोल रही हूं उसको ध्यान से सुने, संशोधन नहीं, 117वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। विधेयकों की संख्या अलग होती है कि आज तक कितने आ गए हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है वो सबके सब पारित हो, और संशोधन जितने होते हैं वो हुए जितने होते हैं उतनी उनकी संख्या होती है। तो 117वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, और उसमें कहा गया कि प्रस्तावित क्या किया गया उसमें, मतलब हद है यहां पर, कि जो ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द है इसको हटाने को लेकर ये बिल लाया गया था कि इस शब्द को ही हटा दिया जाए। क्यों? न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब ये शब्द नहीं रहेगा तो हमें कुछ भी करने से मना कैसे करोगे? क्योंकि इसी बेस पे तो आपने मना किया है। ये वही आधारभूत ढांचे वाली कहानी हो गई। आधारभूत ढांचा हम देखेंगे, पर्याप्त प्रतिनिधित्व हम देखेंगे, वही है। तो सब शब्द हटाने के लिए ये बिल लाया गया था, जो कि पारित नहीं हुआ। इसका विरोध हुआ और ये पारित नहीं हुआ, लेकिन ये आज भी जिंदा है। और क्योंकि ये राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था और राज्यसभा भंग नहीं होती है, इसलिए ये बिल आज भी जिंदा है। देखिए कि हमने डिस्कस किया था कल भी कि पढ़ने से ये पता चलेगा कि कितने अच्छे डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, अब अभी भी बहुत सारी बातें इसको लेकर बाकी हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 16, इसको लेके बहुत सारे मुद्दे अभी डिस्कस करने बाकी हैं, जिसमें से एक मुद्दा है क्रीमी लेयर, जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कल किया था कि क्रीमी लेयर शब्द जो बताया गया था किसमें, इंदिरा सानीवाद में। देखिए इसमें सब कुछ जो है आरक्षण में, इसका रीढ़ की हड्डी जो वाद था वो है इंदिरा सानीवाद। इसलिए वहां पर एक शब्द और डिस्कस किया गया था, क्या था, क्रीमी लेयर, कि क्रीमी लेयर क्या है। 1971 में एक आयोग बना था, सतनाथन आयोग, जिसमें पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया, ये वर्ड सिर्फ यूज हुआ था। लेकिन क्रीमी लेयर कौन है कौन नहीं है, इसका निर्धारण इंदिरा सानी के बाद में एक कमेटी बनी थी, रामनंदन समिति। सबसे पहले एक सतनाथन आयोग बना था 71 में,
जिसके द्वारा ये बात की गई थी। और बाद में लेकिन उसमें ये नहीं डिसाइड किया गया था कि कौन ये हो क्रीमी लेयर की बात तो कर दी गई थी, लेकिन क्रीमी लेयर में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा इस पर डिस्कशन नहीं किया गया था। तो बाद में जब इंदिरा साहनी के बाद में ये मामला आया कि क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तो बाद में एक समिति बनाई गई, रामनंदन समिति। ये मतलब जो जज थे जो सबसे पहले उन्होंने यूज किया था, उनका नाम था वी.आर. कृष्णन अय्यर, जिन्होंने सबसे पहले ये प्रयोग किया था। लेकिन 93 में, जो 92 में इंदिरा साहनी का डिसीजन आया, उसके बाद में पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे रामनंदन प्रसाद, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, रामनंदन समिति, जिसने 2 मापदंड दिए। मैंने होच पोच तो बहुत लिख दिया आपको। रामनंदन समिति, रामनंदन समिति बनाई गई थी। पटना हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे ये, इनकी अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई थी। और उनको क्या काम दिया गया था कि आप डिसाइड करेंगे कि कौन क्रीमी लेयर है और कौन क्रीमी लेयर नहीं है, क्योंकि इंदिरा साहनी के बाद में ये डिसीजन आया था कि क्रीमी लेयर को ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ओबीसी से ही कनेक्टेड इंदिरा साहनीवाद था। तो इस कमेटी ने 2 आधार बताए, वार्षिक आय और दूसरा पद। वार्षिक आय और पद, कुछ पदों की इसके द्वारा, इस आयोग के द्वारा लिस्ट दी गई है कि अगर इन पदों पर कोई रिक्रूट हो गया है तो उनकी संतानों को आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर आप किसी भी तरह से आरक्षण के माध्यम से इन पदों पर रिक्रूट हो गए हैं तो एक लिस्ट दी गई थी पदों की कि इन पदों पर आप रिक्रूट हो गए तो आपको, आपकी संतानों को आरक्षण नहीं मिलेगा। या फिर जिनकी वार्षिक आय 1 लाख प्लस है या 1 लाख है, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, क्रीमी लेयर वो माने जाएंगे इस वर्ग में होने के बावजूद भी। लेकिन वर्तमान परिस्थिति ये है कि ये है 8 लाख या 8 लाख प्लस, ठीक है। और उन्हें ओबीसी का फायदा अभी वर्तमान में, उस टाइम क्या कहा था 1 लाख और अभी क्या है 8 लाख है, ठीक है, डन। तो और वो पद हैं जिन पर आप अगर आसीन है तो आपकी संतानों को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो इसके अलावा एक बात ये कही कि जिनके मदर फादर गैजेटेड ऑफिसर हैं उन पर भी ये लागू नहीं होगा, मतलब आप भी क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आएंगे। क्या था, राजपत्रित अधिकारी अगर आप हैं, मतलब आप अगर राजपत्रित अधिकारी अगर आप रिक्रूट हो गए हैं तो आपके संतानों को आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन एक स्थिति ये भी है कि आप एक छोटी पोस्ट पर रिक्रूट हुए, लेकिन आप प्रमोशन आपका हुआ और उससे आप राजपत्रित अधिकारी बनते हैं, तो फिर ये बात लागू नहीं होगी। तो आपकी संतानों को क्या होगा, अगर आप छोटी पोस्ट से, मतलब जो राजपत्रित नहीं थी, गैजेटेड पोस्ट नहीं थी, और आप प्रमोशन से गैजेटेड ऑफिसर बने हैं, तो आपकी संतानों के साथ ये नहीं किया जाएगा, उनको बाकायदा आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन एक शर्त ये भी थी कि जैसे 25 साल की उम्र में आप सेकंड ग्रेड टीचर बनते हैं, ठीक है, और 38 साल की उम्र में आप फर्स्ट ग्रेड बन जाते हैं, मतलब कि 40 वर्ष पूर्व अगर आपको प्रमोशन मिल जाता है तो आप को वही जनरल रूल रहेंगे, चाहे आपने प्रमोशन से गैजेटेड पोस्ट हासिल की है। लेकिन अगर 40 साल के पहले अगर आपको प्रमोशन मिल गया है तो आपको, आपकी संतान को प्रमोशन, आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो क्रीमी लेयर समझ में आ गया कि क्रीमी लेयर कौन होगा। ये समिति थी, रामनंदन समिति, इन्होंने ये बताए थे और आज तक ये भी हैं। लेकिन एक मामला आया, जनरल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018। जनरल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता, ये बात था 2018 का, जिसमें इस बात को चैलेंज किया गया था, ठीक है, कि क्रीमी लेयर का डिसीजन कौन लेगा। तो SC ST की जो क्रीमी लेयर की अवधारणा थी, इसको
ये लागू नहीं होती थी, क्रीमी लेयर वाली अवधारणा। तो इस मामले में ये बात कही गई, ये ओबीसी को लेकर, ओबीसी के कैंडिडेट ने ये कहा था कि अगर ये ओबीसी पे लागू होता है तो ये एससी एसटी पर लागू क्यों नहीं होता है। तो इस बात को लेकर ये मुद्दा था। इस बात में ये डिसाइड किया गया कि 2018 तक ये स्थिति थी कि क्रीमी लेयर, इस स्थिति में जो क्रीमी लेयर होते थे उनको आरक्षण नहीं मिलेगा और ये सिर्फ ओबीसी पे लागू होगा। तो 2018 के बाद में कोर्ट ने इस बात में ये डिसीजन दिया कि अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि जो ये क्रीमी लेयर वाली अवधारणा है उनको एससी एसटी पर लागू करना है या नहीं करना है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? इतना सबको समझ में आ गया है क्या? अभी बहुत डिस्कशन बाकी है, हमें 16(5) पढ़ना है, 16(6) पढ़ना है। इसके अलावा बहुत सारे आर्टिकल हैं जो किससे जुड़े हुए हैं। 330 पढ़ना है, 331 पढ़ना है, 332, 335, 334, 338, 338 ए, बी, 339, 340, 341, 342, 342A। इतने आर्टिकल जब हम पढ़ेंगे तब हम कह सकते हैं कि हाँ, हमने आरक्षण पे कुछ आर्टिकल पढ़ डाले हैं। तो अभी आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद में हम क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर यही है कि एक ओबीसी वर्ग है जिसमें अगर आपकी आय, वर्तमान रामनंदन जो समिति थी उन्होंने ये कहा था कि 1 लाख प्लस आय है या फिर कुछ स्पेसिफिक पद, उनके आप अंदर आते हैं तो आप ओबीसी के क्रीमी लेयर बन जाएंगे और आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आप राजपत्रित अधिकारी हैं तो आपको, आपकी संतानों को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो साथ में एक ये बात भी कह दी गई कि आप अगर प्रमोशन से राजपत्रित अधिकारी बने हैं तो आपकी संतानों को मिलेगा आरक्षण। लेकिन अगर आपका 40 साल से पहले प्रमोशन हो गया है तो आप इस बात का लाभ नहीं उठा सकते हैं, आपकी संतानों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और इस तरह से आप आ जाएंगे क्रीमी लेयर कैटेगरी में और अन्य जो बचेंगे, जो इन स्थितियों में नहीं है, वो रहेंगे नॉन क्रीमी लेयर और उनको आरक्षण मिलेगा। ठीक है, क्लियर? अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है, एक बार क्लास फिर से देखें और इसको समझें। बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। सबको क्लियर? कोई किसी तरह का डाउट? अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप क्लास को एक बार देखें, क्योंकि बहुत डिटेल में हमने ये चीजों को डिस्कस किया है। जहां भी कोई डाउट लगता है आप क्लास पढ़ें और कल की क्लास, अब नेक्स्ट क्लास जब होगी तो हम, अभी बहुत सारे आर्टिकल हैं जो हमें अभी देखने हैं, तो आप पढ़ लें, कल की क्लास भी पढ़ लें, आज की क्लास भी पढ़ लें। 2 दिन आपके पास टाइम भी है, तो उस वजह से आप नेक्स्ट क्लास में आज ये दोनों क्लासें पढ़ के आएंगे। अगर ये आप नहीं पढ़ के आएगा, मिट्टी हो जाएगा सब कुछ, आपका कुछ समझ नहीं आएगा नेक्स्ट, क्योंकि बीच में एक तो गैप आ गया है। तो दोनों क्लासेस आप एक काम करें, आप अपना टाइम इस तरह से मैनेज करें कि चाहे कल आप ना पढ़ें इसको, लेकिन संडे के दिन या मंडे के दिन मॉर्निंग में, सुबह सुबह या दोपहर में, कभी भी आप इन क्लासेस दोनों को फास्ट फॉरवर्ड करके एक बार सुन लें, ताकि ये होगा कि आपको एक बार, मतलब पूरी स्टोरी एक बार आपके बैकअप में वापस आ जाएगी। तो आप जो उस टाइम क्लास हम करेंगे नेक्स्ट, उससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है बेटा, सबको क्लियर है ना? सब कुछ समझ में आया ना? सब कुछ संतानों के लिए आरक्षण का रूल ओबीसी के लिए था 2018 तक, लेकिन जो 2018 में जो ये वाद आया था, जनरल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हमने तो अभी तक ओबीसी में बताया है, लेकिन इसके बाद में अगर आपकी जो कमेटी बनी थी उसने कहा था ओबीसी के लिए, क्योंकि इंदिरा साहनी वाद सिर्फ ओबीसी के लिए ही, वो उसके लिए ही बना था सारा। लेकिन ये वाद जब 2018 में आया तो कोर्ट ने ये बोल दिया कि इसके बाद में आपको एससी एसटी पर लागू करना है या नहीं करना है। ये गवर्नमेंट को ये पावर दे दी कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि एससी एसटी पे लागू करना है या नहीं करना है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर वाली अवधारणा को। ठीक है, ये जो वाद है ये इसीलिए आया था। हाँ जी, ओबीसी के लिए आया था, लेकिन 18 के बाद में ये बात ये कही गई कि एससी एसटी को लागू क्यों नहीं किया गया, हमें क्यों, हम पे क्यों हो रहा है ये क्रीमी लेयर, हमें क्यों घुसा दिया आप लोगों ने। तो इसलिए इसका विरोध किया गया था, इसीलिए ये वाद आया था और कोर्ट ने कह दिया कि आप गवर्नमेंट डिसाइड करे कि एससी एसटी पर ये अवधारणा क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर वाली एससी एसटी में लागू करनी है या नहीं करनी है। चलिए अब
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सबको समझ में आया होगा। आने से पहले, उस नेक्स्ट क्लास अटेंड करने से पहले एक बार ये क्लासेस दोनों देख लें ताकि आप उस क्लास से इसको कनेक्ट कर पाएं। ठीक है, चलिए गुड नाइट, अगली क्लास में मिलते हैं।